संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के बीच एक राहत भरी खबर आई है। ड्रग्स कंट्रोलर ने डीआरडीओ की बनाई कोरोना की दवा के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। माना जा रहा है कि यह दवा कोरोना के मरीजों के इलाज में कारगर और इससे ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे मरीजों को काफी फायदा होगा। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना महामारी से जब लोगों की सांसों पर संकट बना हुआ है, तो संकट के इस दौर में एक दवा बड़ी राहत की उम्मीद बन सकती है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीसीजीआई ने डीआरडीओ की दवा 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज को कोरोना के इलाज में इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। दावा है कि 2DG नाम से जानी जाने वाली ये दवा कोरोना के मरीजों के इलाज में काफी कारगर है। इसने 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, जिसको 2DG भी कहा जाता है, उसका अभी ड्रग कंट्रोलर से परमिशन लिया है कोविड-19 पेशेंट्स में इस्तेमाल के लिए। ये ड्रग हमने इस पर काम करना शुरू किया था अप्रैल 2020 में और पहला हमने प्रयोग किया था सीसीएमबी हैदराबाद की मदद से, जिसमें ये साबित हुआ था कि ये ड्रग, ये मॉलिक्यूल SARS-CoV-2 वायरस को बहुत अच्छी तरह से गतिरोधक प्रदान करती है। इसकी गति रोक देती है और इसको आगे बढ़ने से रोकती है। दरअसल डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने अप्रैल 2020 में इस दवा पर प्रयोग शुरू किया था, जिसमें पता चला कि ये दवा कोरोना वायरस को रोकने में मदद करती है। जिसके बाद डीसीजीआई ने मई 2020 में दवा के फेज 2 ट्रायल को मंजूरी दी। दूसरे चरण में प्रयोग के नतीजे अच्छे रहे तो नवंबर 2020 में 220 मरीजों पर दवा के तीसरे चरण का परीक्षण किया गया। परीक्षण में जो बातें सामने आई हैं, उसके मुताबिक ये दवा कोरोना मरीजों में संक्रमण बढ़ने से रोकने में मदद करती है। साथ ही दवा के ट्रायल में ये बात भी पता चली कि इससे कोरोना मरीज के ऑक्सीजन लेवल में सुधार होता है। ट्रायल के दौरान तीसरे दिन मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता 42% से घटकर 31% तक हो गई। खास बात यह है कि 65 साल से ज्यादा उम्र के मरीजों पर भी दवा का अच्छा रिस्पांस दिखा। उसके रिजल्ट्स ये बताते हैं कि पेशेंट्स में जो ऑक्सीजन डिपेंडेंस है उसको भी कम करने में ये दवा काम कर रही है, स्टैंडर्ड केयर के अलावा भी। स्टैंडर्ड केयर के साथ इसका प्रयोग करने से भी इसका बहुत फ़ायदा हो रहा है पेशेंट्स को एडिशनल। सो इसके बेस पर हम ये दवा आगे कोविड-19 पेशेंट्स के लिए अब इमरजेंसी यूज़ का अप्रूवल हमें मिला है ड्रग कंट्रोलर से। अप्रैल 2020 में कोविड-19 महामारी की पहली लहर के दौरान जब इस दवा का टेस्ट किया गया तो पाया गया कि 2DG दवा लेने वाले मरीज दूसरे मरीजों की तुलना में 2.5 दिन पहले ठीक हो गए। मरीजों के लिए उपयोग में मंजूरी से पहले कई राज्यों में इस दवा का परीक्षण किया गया, जिसमें दिल्ली, यूपी, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे राज्य शामिल थे। 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज दवा पाउडर की तरह होती है और इसे पानी में घोलकर मरीजों को दिया जाता है। 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज दवा के अप्रूवल के साथ सवाल इस दवा के प्रोडक्शन का भी है, जिसके जवाब में डीआरडीओ का कहना है कि इस दवा का बड़ी मात्रा में उत्पादन आसानी से किया जा सकता है। मतलब ये कि उम्मीद की एक लौ और जली है। उम्मीद कीजिए कि ये लौ कोरोना नाम के इस अंधकार से देश को निकाले। उम्मीद कीजिए कि ये दवाई कोरोना महामारी पर भारी पड़ेगी। उम्मीद कीजिए कि जिंदगी बचाने के लिए ये दवा संजीवनी बन जाएगी। उम्मीद कीजिए। आज तक ब्यूरो। उम्मीद पर ही पूरी दुनिया कायम है और उसी उम्मीद के सहारे हम और आप धीरे धीरे ही सही मगर आगे बढ़ रहे हैं। इन सब के बीच बिहार में कोरोना की मार के बीच सियासी वार पलटवार भी बहुत तेजी से हो रहा है। जन अधिकार पार्टी के मुखिया और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने आरोप लगाए हैं कि सारण के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी के घर पर 40 एम्बुलेंस धूल फांक रही हैं। जिन एम्बुलेंस का इस्तेमाल मरीजों की मदद के लिए होना चाहिए, उनको बालू ढोने के काम में इस्तेमाल किया जा रहा है। पप्पू यादव के आरोपों पर अब बीजेपी हमलावर है।
सुनिए राजीव प्रताप रूढ़ी जी, पूर्व सांसद पप्पू यादव ड्राइवरों की गिनती कर रहे हैं। इन सारे ड्राइवरों के पास हैवी वाहन चलाने का लाइसेंस है। ये सारे ड्राइवर बेरोजगार हैं। सुनिए, आपके पास बेकार खड़ी एम्बुलेंस को चलाने के लिए पप्पू यादव ड्राइवर ले आए। पूर्व सांसद पप्पू यादव करीब 40 ड्राइवरों के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं और इस इंतजार में हैं कि कब राजीव प्रताप रूढ़ी सांसद सारण इनको बुलाएंगे और वो जो गाड़ियाँ खड़ी है, एम्बुलेंस खड़ी है, उसको चलाने के लिए, उसको मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए देंगे। अभी वो इंतजार कर रहे हैं। ये बताइए पप्पू जी, ये 40 जो ड्राइवर हैं आपके, ये एम्बुलेंस चलाने के लिए आपने तैयार करके रखा है? नहीं, ये सबके पास लाइसेंस है, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस है। और हैवी ड्राइविंग लाइसेंस में कौन तय करना, एक तो पहले रूढ़ी जी ये बताएं कि वो ड्राइवर मांगने वाले कौन होते हैं। सरकार का एम्बुलेंस है तो इसका मतलब सरकार कोलैप्स है, फेल्योर है, सरकार के पास कुछ नहीं है। जैसे ऑक्सीजन और दवाई और बेड और वेंटिलेटर नहीं है, वैसे ही ड्राइवर भी सरकार को नहीं मिल रही है, जबकि ये सारे ड्राइवर बेरोजगार हैं, किसी के पास काम नहीं है। ये जाना चाहते हैं तो आप सरकारी में लगा दीजिए। ये ड्राइवर इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि एक दिन पहले यहाँ पप्पू यादव पहुंचे थे। उन्होंने एक तरह से यहाँ छापेमारी की थी और बताया था कि कैसे बिहार में बगैर एम्बुलेंस के मरीज दम तोड़ रहे हैं, शवों को रिक्शे से ले जाया जा रहा है, लेकिन रूढ़ी के घर पर 40 एम्बुलेंस धूल फांक रही हैं। पप्पू यादव खुद पहुंचे थे और एम्बुलेंस पर पड़े कवर हटा रहे थे। ये एम्बुलेंस यहाँ क्यों रखा हुआ है, सवाल ना रूढ़ी जी का है और ना पप्पू यादव का। सवाल बिहार और बिहारियों का है और इंसानियत का है, सिस्टम का है। सिस्टम क्यों मरी हुई है? पप्पू यादव के बाद हमारे संवाददाता भी यहाँ हकीकत जानने पहुंचे। महामारी के इस दौर में जहां एम्बुलेंस की लगातार कमी देखी जा रही है, वहीं पर ये एम्बुलेंस इस तरह से खड़ा होना सवाल जरूर पैदा करता है। आप देख सकते हैं ये एम्बुलेंस ढक के रखा गया है। 2019 में संसद पंचायत एम्बुलेंस सेवा सारण एमपी लैंड से 2019 में खरीदा गया ये एम्बुलेंस है। इसी तरह के दर्जनों एम्बुलेंस आपको दिखेंगे। राजीव प्रताप रूढ़ी का कहना है कि ड्राइवर, चूंकि महामारी का दौर है, कोई ड्राइवर तैयार नहीं हो रहा है, इसकी वजह से ये एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी है। इसके बाद राजीव प्रताप रूढ़ी ने क्या कहा था वो भी सुन लीजिए। पप्पू यादव अपनी राजनीति में मधेपुरा से छपड़ा चले आए। उन्होंने एम्बुलेंस देखा। उनको नहीं पता है कि सारण जिला के 80 एम्बुलेंस में से लगभग 56 एम्बुलेंस कार्यरत हैं और जनता की सेवा में लगे हैं। दुर्भाग्य है कि इस समय ड्राइवर के अभाव में कई सारे एम्बुलेंस सुरक्षित रखे हैं। पप्पू यादव, आप सभी एम्बुलेंस ले जाइए, लेकिन सारण की जनता को ये कसम दे के जाइए कि सारण में बचे हुए सभी एम्बुलेंस पर आप ड्राइवर देंगे, ड्राइवर की व्यवस्था करेंगे और उसे संचालित करेंगे। राजनीति करना हो तो मधेपुरा में कीजिए, सारण की जनता इससे प्रभावित नहीं होने वाली। मतलब चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी वाली कहावत यहाँ एकदम फिट बैठती है। सांसद आप हैं, एम्बुलेंस आपके यहाँ धूल फांक रही है और ड्राइवर लाए पप्पू यादव। वाह सांसद साहब वाह। बहरहाल पप्पू यादव ड्राइवर लेकर पहुँच गए हैं। इसके बाद रूढ़ी क्या कहते हैं, हमने फोन पर उनसे बात की, सुनिए। पप्पू यादव को घर और संस्था में भी फर्क नहीं दिखता है और जिला स्वास्थ्य संचालन समिति के देखरेख में ये चलता है, जहां इसका देखरेख होता है। और 2.5 लाख 5 लाख रुपए में तो एक छोटा सा टुकड़ी बनता है सड़क का। यहाँ तो गरीबों की सेवा के लिए बहुत बड़ा सेटअप है और प्रत्येक दिन होता है। और सारण जिला में एम्बुलेंस का भी कोई अभाव नहीं है और किसी भी नागरिक से पूछेंगे तो उनके पास एम्बुलेंस तुरंत उपलब्ध हो जाता है और बहुत कम समय में उपलब्ध हो जाता है। सुना आपने, मतलब राजीव प्रताप रूढ़ी की माने तो जिले में ऐसी कोई स्थिति है ही नहीं जहां एम्बुलेंस की जरूरत पड़े। रूढ़ी ने पप्पू यादव के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन इसके बाद पप्पू यादव ने रूढ़ी पर एक और इल्जाम लगाया। उन्होंने ये वीडियो ट्वीट किया। इस वीडियो में दिख रहा है कि एम्बुलेंस को बालू ढोने के काम में लगाया गया है। पप्पू यादव ने ये वीडियो ट्वीट करके इसके साथ लिखा,
एम्बुलेंस का राजीव प्रताप रूडी जी बालू ढोने में बहुत बेहतरीन उपयोग कर रहे थे। इसके लिए उनके पास ड्राइवर भी उपलब्ध था, लेकिन बीमारों की मदद के लिए एम्बुलेंस चलाने के लिए ड्राइवर नहीं था। पप्पू यादव के आरोप सही है या नहीं, इस विषय पर तो बहस हो सकती है, मगर ये बात किसी को हजम नहीं हो रही कि आखिर 40 एम्बुलेंस 2019 से यहाँ धूल क्यों फाँक रही थी, और ये तर्क किस हद तक माना जाए कि ड्राइवर एम्बुलेंस चलाने के लिए तैयार नहीं है। सुजीत झा, सारण, आज तक। पप्पू यादव के दावों में कितना दम है, उनके ऊपर भी कुछ आरोप लग रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर हमने कुछ देर पहले उनसे विस्तार से बातचीत की है, सुनिए। राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, जिन्होंने दावा किया है इन तमाम तस्वीरों के जरिए कि दरअसल राजीव प्रताप रूडी के ये एम्बुलेंस धूल खा रहे थे, और इनकी ओर से जब वहां पर जाकर तस्वीरें उजागर की गई तो वो देश भर में सुर्खियां बनी हुई है। पप्पू यादव जी, सीधा सा सवाल, आपको कब इस बारे में जानकारी मिली कि यहां पर इतने एम्बुलेंस रखे हुए हैं, और दूसरी तरफ सरकार की ओर से और ये दावा किया जा रहा है राजीव प्रताप रूडी की ओर से कि ड्राइवर की कमी थी, इस वजह से वो एम्बुलेंस वहां पर रखे गए, क्या है जवाब इस पर आपका? एक तो रूडी को दायित्व नहीं बनता है ड्राइवर की बात करने का, क्योंकि वो सरकार का एम्बुलेंस है, और अभी तक यदि सरकार ने एम्बुलेंस पर ड्राइवर नहीं दिया तो फिर ड्राइवर कौन था और उसको तनख्वाह कौन दे रहा? क्योंकि जब सरकार का एम्बुलेंस सरकारी ड्राइवर होंगे, एक तो ये भी जांच का विषय है, इसमें भी घोटाले हैं। एक तो पहले आप ये समझ लें। दूसरी बात, हमको वहां के पत्रकारों ने, तीन पत्रकारों ने वहां पर हमको फोन किया, पंकज सिंह और भी लोग, वहां के लोगों ने कि सर इस तरह की चीजें हैं, और 39 मैंने गिन करके 39 आपको दिखाए हैं, 1 2 3 4 5 जिस दिन हम गए थे। पहले मैंने ट्वीट किया डीएम को और मुख्यमंत्री जी को, सबको, कोई नहीं सुना। फिर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर मैं वहां गया तो हमको पता चला कि ये जमीन रूडी जी की है, उनकी मां के नाम से है, और 9 करोड़ रुपया एक इनके मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर भवन बना दिया गया। ये पहले कैंसर के लिए था, फिर आंख के लिए कहा गया, फिर उसके बाद स्किल के लिए कहा गया, लेकिन बाद में ये कार्यालय हो गया। और उस दफ्तर में आप इसको जांच करा ले, गाड़ी यदि 1 महीना 1.5 महीना से खड़ी होगी तब भी आपको एमबीआई बता देगा, और उसके क्या कहते हैं, मीटर बता देंगे कितने दिनों से गाड़ी खड़ी है। मैं कह रहा हूं कि मिनिमम 8 महीने से लेकर के 1.25 साल के अंदर गाड़ी खड़ी थी। जिन मुखिया ने इनको वो कह रहे हैं ड्राइवर नहीं है, इस वजह से वहां पर एम्बुलेंस को खड़ा रखा गया, और ड्राइवर की खोज की जा रही थी, अखबार में बाकायदा इश्तहार छपा है इसके लिए। आप एक बात बताइए, 6 तारीख 7 को मैं जाता हूं, एक फेक चिट्ठी 7 को लिख करके आप डीएम से बात कर ले। आप तो इतनी, आप छोड़ेंगे थोड़ी किसी को। चित्रा जी, आपका ये घर है, बिहार की क्या स्थिति, आपसे छुट्टी नहीं है। तो लगातार पप्पू यादव आरोप लगा रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से पलटवार भी किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच बिहार में अस्पतालों की व्यवस्थाएं कितनी बदहाल हैं, लोग किस तरह से बेबस हैं, और अस्पतालों में किस कदर अराजकता फैली हुई है, इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने। आशुतोष भागलपुर के एक अस्पताल पहुंचे थे, आप भी देखिए सुशासन बाबू के अस्पताल का हाल। भर्ती नहीं किया, नंबर शायद मेरे पापा बैठ रखा था। इस दर्द की कोई दवा नहीं है, कलेजा चीर देने वाली तस्वीरें हैं ये। श्याम सुंदर शर्मा के दोनों बेटे अपने पापा के मृत शरीर को लेकर बिहार के भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के प्रांगण में बैठे हैं। सुनिए इनसे, इनका दर्द तड़प उठेंगे आप। बोल रहा था कि इसको आईसीयू में भर्ती करा, भर्ती नहीं किया, नंबर नहीं लगता था, नंबर शायद मेरे पापा बैठ रखा था, नहीं दिया था। आप कहाँ लाए थे इनको? खबरपुर की सरकार 28 तारीख को ही आए थे। आईसीयू नहीं मिला, डॉक्टर जैसे देखा, बोला बेटा इसको आईसीयू का जरूरत है। सुशासन बाबू, इनकी तकलीफ आप भी सुनिए। भागलपुर बिहार में ही है और बिहार के सीएम आप ही हैं। आइए देखिए आपके सुशासन में अस्पताल खुद कितने बीमार हैं, कितनी अव्यवस्थाएं हैं, कितनी अराजकता है, कितनी असंवेदनशीलता है। सिर्फ और सिर्फ मेडिकल नेग्लिजेंस है। कोविड के वार्ड में अस्पताल यानी डॉक्टर नर्स के अलावा और कोई नहीं जा सकता।
लेकिन जो मरीज हैं उनके तीमारदार, उनके परिवारों को ही उनके साथ समय बिताना पड़ता है। सबसे बड़ा आरोप ये कि न डॉक्टर सुध लेने आती है, न नर्स देखने के लिए आती हैं। ऐसे में जब मरीज एक तो संक्रमित, ऊपर से ऑक्सीजन की जरूरत, और ऑक्सीजन की जरूरत तब जब तबीयत बिगड़ती है। पहले उस हॉस्पिटल में मायागंज के उन्होंने बोला कि टेस्ट आपने नहीं कराया है तो पहले यहाँ जाइए, यहाँ टेस्ट कराइए। यहाँ लाया टेस्ट कराने के लिए स्ट्रेचर से, तो अपने से एम्बुलेंस से उतरे थे अपने पैर पे चल के ही। उसके बाद लेटाया है, सांस उसी टाइम में लग रही थी, उखड़ रही थी। वो अंदर ले गए, कोई केयर नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई केयर नहीं है। बेड मिलने में, ऑक्सीजन मिलने में कितना समय लगा आपको? ऑक्सीजन तो मिला ही नहीं, ऑक्सीजन तो मिला ही नहीं सर, यही तो बात है। मिल जाता तो शायद बच जाते। श्याम सुंदर और फरमान अली जैसे न जाने कितने इस अस्पताल में बदहाली के शिकार हैं। आपको अस्पताल के कोविड वार्ड लिए चलते हैं। इमरजेंसी वार्ड के पहले ऑक्सीमीटर तो लगाया गया है, लेकिन अगर आपको उसका इस्तेमाल करना नहीं आता तो अपने मरीज का ऑक्सीजन स्तर चेक करने के लिए खिड़की दर खिड़की भागना पड़ेगा। मतलब वो पहले से तबीयत खराब था। जब खगड़िया एडमिट करवाए तो कल रात 12 बजे 24 घंटा वहाँ ऑक्सीजन पे रखा, तो फिर इसका ऑक्सीजन टेम्परेचर बढ़ के फिर घट जाता था। फिर यहाँ लेकर आया नहीं, अभी कितना है ऑक्सीजन? वो भी मतलब कभी 88 होता, कभी 86 होता अभी भी। उसके बाद हम बोले, यहाँ बोला कोरोना टेस्ट करवाओ। उसके बाद बोला कि ये सारे रिपोर्ट है इसका, लेके से इधर उधर भागते हैं। जिसको बोलते हैं कोई उसमें सटने के लिए तैयार ही नहीं। राजकुमार सिंह अस्पताल के वार्ड में भर्ती हैं और उनकी पत्नी और पत्नी के भाई बाहर बेचैन हैं, क्योंकि आरोप है कि उनके बहनोई को सही इलाज ही नहीं मिल रहा है। एक बार कोई डॉक्टर तक नहीं आया देखने के लिए। सर बताइए किस तरह पेशेंट के साथ, कोविड वाले के साथ पूरा घर का लोग रह रहा है। घर का लोग ऑक्सीजन, दवा, इस सब। और जो सीनियर डॉक्टर है ना, वो सिर्फ फोन पे जूनियर डॉक्टर बताता है। सिर्फ एक ऑक्सीजन जो चालू है पाइपलाइन का, बस वही चालू, और हॉस्पिटल की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं दिया गया। देखने नहीं आता कोई देखने तक नहीं आता है। आप लोग खुद जाते हैं अंदर बैठे? हम लोग खुद रात भर पेशेंट के साथ सोए। कोविड का पेशेंट है, उसके साथ में सोए हैं रात भर। सर बेबसी की एक और कहानी सरिता देवी की है। सरिता देवी के साथ तो लापरवाही की हद हो गई। उनके पति अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन कागज का पता नहीं। पति की कोविड रिपोर्ट निगेटिव बताई गई, लेकिन उन्हें संक्रमित मरीजों के साथ रखा गया है, और तो और उन्हें डिस्चार्ज भी नहीं किया जा रहा। सरिता देवी कहती हैं कि यहाँ इलाज नहीं हो रहा है, बल्कि मारने की कोशिश हो रही है। बिहार किस तरह से बेहाल है उसकी तस्वीरें आपने देख ली। उधर कोरोना की मार यूपी के गांवों को अपना शिकार ना बना सके, इसके लिए सरकार ने अब जाकर तैयारियां तेज की हैं। गांव-गांव तक सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है, लोगों तक दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गांव का दौरा कर जमीनी हालात को जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कोरोना पर काबू पाने के लिए यूपी सरकार पूरे एक्शन में है, और इसकी एक बड़ी झलक उस वक्त दिखाई दी जब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अचानक मुरादाबाद के मनोहरपुर गांव पहुंच गए। योगी आदित्यनाथ होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना के मरीजों से मिले और उनका हालचाल जाना। मुरादाबाद सदर विकास खंड के मनोहरपुर गांव का भी दौरा करके आ रहा हूं, जहां पर कोविड पॉजिटिव के कुछ केसेस थे जो होम आइसोलेशन में हैं। उनके साथ संवाद बना करके उनको मेडिकल किट उपलब्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उनका ICCC के साथ संवाद है या नहीं है, इन सब मुद्दों पर उनसे भी चर्चा की है। अपने दौरे में योगी आदित्यनाथ ने गांव के लोगों से बात की, पूछा कि इस संकट के दौर में क्या उन्हें मदद मिल रही है या नहीं। दरअसल योगी के इस दौरे का मकसद प्रदेश के गांवों में कोरोना को लेकर जमीनी तैयारियों का हाल जानना है, क्योंकि इस तरह की खबरें सामने आ रही थी कि पंचायत चुनाव के बाद कोरोना से यूपी के कुछ गाँवों में लोगों की जान गई है। गाँवों में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए
योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के गांवों में विशेष सैनिटाइजेशन अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही गांव के लोगों को किसी तरह का लक्षण पाए जाने पर उन्हें दवा भी मुहैया कराई जा रही है। कोशिश इसी बात की है कि किसी भी तरह कोरोना की लहर को गांव तक पहुंचने से रोका जाए। जो अभियान है कोविड मैनेजमेंट का, उसी के तहत एक जो सर्वे चल रही है गांव-गांव, जैसे सीएससी मोहनलालगंज में 212 टीमें बनी आशा बहुओं की, रोज वो 75 घर जाती है। उसमें लोगों से बात करके पता लगाते हैं कि उनको कोई सिम्टम या कोई उस तरह की चीज़ है कि नहीं। उसके आधार पे उनको मेडिकल किट देते हैं, काउंसलिंग देते हैं। फिर उसके बाद टीम आके आरटी टीम उसकी जाँच भी करती है, ताकि उनको सही समय पे ही उनको दवा मिल जाए और उनको आइसोलेट करके संक्रमण को भी रोका जाए। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन और सरकार के बड़े कदम के बीच संक्रमण की दर में लगातार कमी देखने को मिल रही है। इस बीच अब सरकार ने अपना फोकस गांवों पर लगाया है, ताकि यहां महामारी लोगों की जान पर भारी न पड़ सके। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। और अब आपको दिखाते हैं ऑक्सीजन के लुटेरे। खान चाचा रेस्टोरेंट और नवनीत कालरा, ये दो नाम दिल्ली को हैरान कर रहे हैं। नवनीत कालरा को आप ऑक्सीजन का लुटेरा कह सकते हैं, जिसने अपने खान चाचा रेस्टोरेंट को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का काला बाजार बना रखा था। नवनीत कालरा फरार है और मामले की जांच कर रही क्राइम ब्रांच उसे ढूंढने के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है। एक ओर ऑक्सीजन की कमी से दिल्ली की सांसें उखड़ रही हैं, तो दूसरी ओर ऑक्सीजन के लुटेरे इंसानियत को तार-तार करने में जुटे हैं। महामारी और आपदा के वक्त इंसानों के हैवान बनने की इस कहानी का पर्दाफाश तब दिल्ली के पॉश खान मार्केट के खान चाचा रेस्टोरेंट में हुआ। शुक्रवार को छापेमारी के दौरान जो कुछ भी सामने आया, उससे जांच एजेंसियां हैरान रह गई। मामला क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया, लेकिन पुलिस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की बरामदगी के मामले में मास्टरमाइंड नवनीत कालरा तक नहीं पहुंच पाई है। नवनीत कालरा खान चाचा रेस्टोरेंट का मालिक है। नवनीत कालरा की तलाश में दिल्ली समेत कई राज्यों में दिल्ली पुलिस ने रेड डाली है। सूत्रों के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस में उसकी आखिरी लोकेशन हरिद्वार के आसपास पाई गई है। कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस का जो पूरा का पूरा इस टाइम काम है, वो नवनीत कालरा की गिरफ्तारी पर केंद्रित है, क्योंकि जब ये शख्स गिरफ्तार होगा उसके बाद इस पूरे से पूरे काले कारनामे की, काले बाजारी की एक एक करके परतें खुलती जाएंगी। हालांकि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की कालाबाजारी के मास्टरमाइंड के खिलाफ पुलिस को कई सबूत मिल रहे हैं। नवनीत का एक ऑडियो चैट सामने आया है। I have 2 lakh calls to attend, so I won't be able to answer each and everybody's personal questions. मैंने सारी डिटेल आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मैसेज में भेजी हुई है। कौन सा मॉडल है, क्या है, एक मशीन पर पर्सन मैं खान मार्केट वालों को दे सकता हूं उनके घर की यूज के लिए। और अगर किसी को भी चाहिए तो पेमेंट डिटेल्स मेरे पास मैक्सिमम 3 बजे तक भेज देंगे, तो वो मशीन ब्लॉक होंगी। 3 बजे के बाद मेरी मशीन सारी खत्म हो रही है, तो मैं खान मार्केट फ्रेंड्स को भी नहीं अलॉट कर पाऊंगा। सो प्लीज हेयर दिस मैसेज। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को लेकर नवनीत कालरा का व्हाट्सएप चैट पहले ही सामने आ चुका है। कोरोना के कहर से कराह रही दिल्ली वालों को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की जरूरत थी और इसी का फायदा नवनीत कालरा उठा रहा था। आज तक के पास वो व्हाट्सएप चैट भी है जिसमें नवनीत कालरा लोगों से 20,000 रुपए के कॉन्सेंट्रेटर के 50 से 60 से 70 हजार रुपए डिमांड कर रहा था। आज तक के पास वो वीडियो भी मौजूद है जिसमें खान मार्केट के खान चाचा रेस्टोरेंट के बाहर लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के लिए लगातार नवनीत कालरा से गुहार लगा रहे थे और वो इसी बात का फायदा उठाकर गोरख धंधा कर रहा था। इस बीच मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर स्टील कंपनी मैट्रिक्स ने अदालत में याचिका लगाई है और खुद को पाक साहब बताया है। कंपनी के मुताबिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को खरीदने में कोई गोरख धंधा नहीं हुआ। मैट्रिक्स कंपनी ने उन सारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को लौटाने को कहा है जो जब्त किए गए हैं। कंपनी की याचिका के बाद हाईकोर्ट ने पुलिस से जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। नवनीत कालरा के ठिकानों से बरामद हुए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की सप्लाई मैट्रिक्स कंपनी ने ली थी और मैट्रिक्स कंपनी के सीईओ गौरव खन्ना को दिल्ली पुलिस ने गुड़गांव से गिरफ्तार कर लिया है।
दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में मैट्रिक्स कंपनी की भूमिका की भी गहराई से जांच की जा रही है। ये मैट्रिक्स वही कंपनी है जिसके मालिक गगन दुग्गल फिलहाल लंदन में हैं और नवनीत कालरा के बहुत अच्छे दोस्त बताए जाते हैं। इस पूरे मामले में मैट्रिक्स ने अपनी सफाई देते हुए एक स्टेटमेंट जारी किया है। इस स्टेटमेंट में मैट्रिक्स ने कहा है कि उनकी जो भी सप्लाई है या खरीद है वो इनवॉइस पे है, वो लिखा पढ़ी में है, उसमें सारे कागजात दुरुस्त हैं। यही वजह है कि मैट्रिक्स ने अब दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और इस पूरे मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने के लिए सोमवार तक का वक्त दिया है। सोमवार को दिल्ली पुलिस इस मामले में हाई कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट फाइल करेगी। वैसे पुलिस ने मैट्रिक्स के सीईओ गौरव खन्ना को रेड के साथ ही गिरफ्तार किया था। इस बीच जब ऑक्सीजन की कालाबाजारी का बड़ा मामला सामने आया है तो ऑक्सीजन की राजनीति भी गर्मा गई है। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने ट्वीट करके पूछा है कि क्या दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी के पीछे कहीं ऑक्सीजन स्कैम तो नहीं। उधर दिल्ली सरकार लगातार केंद्र से ऑक्सीजन मांग रही है। करंट जो जरूरत है हॉस्पिटल की वो करीब 700 मीट्रिक टन की है, उसमें कम ना करें और हमें पूरी उम्मीद है कि केंद्र सरकार पूरा सहयोग करेगी। जैसे एक दिन 730 टन मिला, आगे भी 730 टन ऑक्सीजन दिल्ली को 700 टन ऑक्सीजन दिल्ली को दिलवाने में मदद करती रहेगी। दिल्ली से तंसीम हैदर और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी के तार खान चाचा रेस्टोरेंट से लेकर लंदन तक जुड़े हैं। पुलिस को इस बारे में शक है कि लंदन में बैठा जो शख्स है वो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं ऑपरेट कर रहा था। इसी वजह से अब पूरे मामले की तफ्तीश का दायरा बढ़ा दिया गया है। देखिए, दिल्ली के खान मार्केट का खान चाचा रेस्टोरेंट, इसी जगह को ऑक्सीजन के लुटेरों ने बना रखा था अपने काले कारोबार का अड्डा, जिसका मास्टरमाइंड है नवनीत कालरा। जी हां, नवनीत कालरा ही खान चाचा रेस्टोरेंट का मालिक है। रेस्टोरेंट की शुरुआत की थी हाजी बंदे हसन खान के नाम के शख्स ने। बाद में नवनीत कालरा रेस्टोरेंट का पार्टनर बना और फिर मालिक बन गया। मतलब ये कि खान चाचा रेस्टोरेंट से अब खान चाचा का कोई लेना देना नहीं। खान मार्केट में मशहूर खान चाचा, जी हाँ, हाजी बंदे हसन जिनकी शॉप खान चाचा के नाम से पूरे हिंदुस्तान के बाहर मशहूर है, उस खान चाचा के उन खान चाचा के जो बेटे हैं जो अब अपना रेस्टोरेंट चलाते हैं खान मार्केट में। हमारे साथ हैं जावेद भाई। खान चाचा का नाम कैसे नवनीत कालरा के पास चला गया, कैसे अलग हो गया आप लोगों से? असल में 2010 में हमने पार्टनरशिप की थी नवनीत कालरा के साथ और 2010 से लेके 2016 तक हमारी ये पार्टनरशिप रही। उसके बाद हमारे बीच में कुछ इख्तलाफ आने शुरू हुए जिस वजह से हम लोग अलग हो गए थे और उसके बाद हमारा 2016 से लेके 2020 तक जो है कोर्ट केसेस भी चले। पर इस पेंडेमिक के बाद जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद हमने अपनी तरफ से पहल करते हुए अपने सारे कोर्ट्स को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए एक प्रपोजल भेजा और अल्लाह का फजल है 2020 में ये ऑफिशियली खत्म भी हो गया था। तो 2016 से हम लोग अलग हैं और जब हम लोग अलग हुए थे तो हमने 2017 में अपना नया ब्रांड एस्टेब्लिश किया रूल द रोल्स और अब हम लोग सलीम जावेद रूल द रोल्स के नाम से अपना बिजनेस कर रहे हैं। सलीम, आपने जब ये सब कुछ संभाला, ये सब कुछ देखा, एक बड़ा नाम है खान चाचा, तो कितना तकलीफ हुई खान चाचा का नाम जब किसी और के पास चला गया आपके फादर? तकलीफ तो हुई थी मगर हमें काम करना था, हमारा काम पे फोकस था। अल्लाह का शुक्र है जो पापा को नाम मिला है खान चाचा, वो स्कूल के और कॉलेज के बच्चों ने ही दिया था और घर वालों ने जब मशवरा करा, हमने बात करी तो उन्होंने कहा कि जो नाम कस्टमर ने दिया, पापा का नाम हाजी अल्लाह बंदा हसन है, बंदा हसन, तो अम्मी ने और भाई ने यही कहा कि जो नाम कस्टमर ने दिया है और वो चला भी आता था उसमें कोई नहीं, हम अल्लाह का शुक्र है हमारे वालिद साहब ने हमें हुनर सिखाया और हमें और अल्लाह ताला नाम देंगे, तो इसलिए अपना नाम ऐड कर लिया सलीम और जावेद। और अल्लाह का शुक्र है सारे कस्टमर हमारे पास आ गए, तो हम किस लिए लड़ रहे हैं।
तो हमारा काम पे ही फोकस था। जावेद भाई, अब चूंकि दुनिया में सारे समाज में ये फैला है कि खान चाचा के यहाँ रेड हुई और वहाँ से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स मिले, तो आप क्या इसमें कहना चाहते हैं कि उससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है? हम आपके जरिए यही बताना चाहेंगे कि आज जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है, ऑब्वियसली खान चाचा एक शख्सियत है और एक टाइटल है, तो जो शख्सियत है उस पर तो कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो हमारे वालिद साहब हैं, ये डिक्लेयर करते हैं हम। पर लेकिन ये जो सब कुछ चल रहा है उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, ना ही हमारा कुछ लेना देना है। 2016 में ही हमारे बिजनेस ताल्लुकात खत्म हुए थे और जो ये टाइटल है उसको ओन खान मार्केट में या जितने भी आउटलेट चल रहे हैं वो नवनीत कालरा ही चला रहा था। सलीम, जावेद, आप दोनों की जो माशाल्लाह से जोड़ी है, ये अब आप लोग और किन किन जगहों पे अपना ये आउटलेट और इनकी फ्रेंचाइजीज चला रहे हैं? हम चला रहे हैं, हमारा चंडीगढ़ के अंदर है, बड़ोदरा के अंदर है, वासना रोड पे, और अभी हमने हाल ही में साइन करा है लॉकडाउन के अंदर ही केरला के अंदर 3 आउटलेट, कोची में और कलिकट में 2 है हमारे आउटलेट, और इंशाल्लाह ईद पे वो शुरू करेंगे, क्योंकि हमारा फोकस के काम पे फोकस है। तो अल्लाह का शुक्र, दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला कामयाबी दे। जी जरूर, आप लोग कामयाब हो, हमारी भी यही दुआ है। और यहाँ साफ है, जावेद और सलीम 2 भाई हैं जिन्होंने जो खान चाचा के बेटे हैं, इन्होंने साफ कर दिया कि किसी भी हालत में उनका इस ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के रैकेट से कोई भी लेना देना नहीं है। नवनीत कालरा ने उनका नाम खान चाचा, जो उनसे सेटलमेंट हुआ है कोर्ट के बाहर, वो काफी पहले अपने हाथ में ले लिया था। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि खान चाचा रेस्टोरेंट में बैठकर नवनीत कालरा ऑक्सीजन की जिस काला बाजारी को अंजाम दे रहा था, उसके तार लंदन से भी जुड़े हैं। पुलिस के मुताबिक नवनीत कालरा के काले कारोबार में उसका साथ दे रहा था लंदन में बैठा मैट्रिक्स सेलुलर का मालिक गगन दुग्गल। हालांकि दोनों पिछले कई महीनों से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के गोरख धंधे में लगे थे, लेकिन इस साल कोरोना के मामलों में तेजी आने के बाद कालरा और दुग्गल की जोड़ी ने ज्यादा तेजी दिखाई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मैट्रिक्स सेलुलर के नाम पर 650 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगाए गए थे। इनमें से 120 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बेचे जा चुके हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर चीन और हांगकांग से मंगाए जा रहे थे। शक है कि नवनीत कालरा ने कई लोगों से बल्क में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की सप्लाई देने के लिए लाखों रुपए एडवांस भी लिए थे। दिल्ली पुलिस नवनीत कालरा के बैंक खातों की जांच कर रही है। साथ ही पुलिस लंदन में रह रहे गगन दुग्गल को भी नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है। दरअसल कोरोना की दस्तक के साथ ही कालरा और दुग्गल दोनों एक्टिव हो गए थे। लगातार ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगवा रहे थे और काला बाजारी करके मोटी रकम वसूल रहे थे। पुलिस के मुताबिक नवनीत कालरा और गगन दुग्गल की जोड़ी पिछले साल अक्टूबर से लेकर अब तक करीब 7,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की काला बाजारी कर चुकी है। इनवॉइस के तहत आयात होकर एक कंसंट्रेटर महज 20 से 22,000 में इन्हें मिलता था, लेकिन बेचा जाता था 50 से 70,000 तक में। पुलिस को शक है कि दुग्गल और कालरा की जोड़ी अब तक करीब 40 करोड़ से ज्यादा के कंसंट्रेटर बेच चुकी है। गगन दुग्गल लंदन में बैठा है और नवनीत कालरा फरार है। जब तक मास्टरमाइंड नहीं पकड़ा जाता, तब तक शायद ये खुलासा नहीं हो पाएगा कि ऑक्सीजन के लुटेरों ने कितनी गहराई तक और कहां-कहां अपनी पैठ बना रखी थी। अरविंद ओझा और तंसीम हैदर के साथ आज तक ब्यूरो।